Hello everyone, my name is Arbaf Khan. I am from Aligarh UP and I have done my MSc in Botany from Aligarh Muslim University. So बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे क्लास 12 बायोलॉजी के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक से कि व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? तो बच्चों ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू आरएनए. क्या मतलब? डीएनए में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आरएनए में कॉपी करने के प्रोसेस को ही हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. ठीक है, ये द ट्रांसक्रिप्शन occurs only in one segment and one strand of DNA. यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो डीएनए के सिर्फ एक ही स्ट्रैंड के किसी एक सेगमेंट का ही होता है. ठीक है, पूरे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है. और ये रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी को फॉलो करता है. इट मीन्स के ए के साथ टी की बॉन्डिंग होगी और सी के साथ जी की बॉन्डिंग होगी. बट हमें पता है कि डीएनए के अंदर थाइमिन होते हैं जबकि आरएनए के अंदर थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होंगे. इट मीन्स आरएनए में जब भी कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल फॉलो होगा तो ए के साथ यू की बॉन्डिंग होगी और सी के साथ जी की बॉन्डिंग होगी. ठीक है बच्चों, वेरी गुड, इतना हम जानते हैं. अब आगे बढ़ते हैं. अब एक क्वेश्चन ये भी आता है बच्चों के दिमाग में कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है. अगर हम उससे आरएनए बना रहे हैं तो दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम क्यों नहीं करते? अगर दो स्ट्रैंड हैं तो दोनों से दो आरएनए बनने चाहिए. दो आरएनए होंगे तो दो प्रोटीन बनेंगे, ज़्यादा फायदा होगा. तो ऐसा क्यों नहीं होता? तो बच्चों इसका सिंपल सा आंसर है द प्रोटीन प्रॉब्लम. बच्चों डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है. डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से अगर दोनों ही टेम्पलेट की तरह काम करेंगे स्ट्रैंड उससे दो आरएनए बन जाएंगे और दो आरएनए बनेंगे तो उससे दो प्रोटीन भी बन जाएंगे. तो भैया कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, हमारी मशीनरी कन्फ्यूज़ हो जाएगी कि भैया दोनों प्रोटीन में से किसकी बात माने. ठीक है, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो दो अलग अलग प्रोटीन बनेंगे एक ही डीएनए से. तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ठीक है, सेकंड रीज़न होता है आरएनए प्रॉब्लम. बच्चों आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और उस आरएनए से फिर एक प्रोटीन हमारा बनता है ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू. अगर हम दोनों स्ट्रैंड को डीएनए के ऐसा टेम्पलेट मानेंगे और उससे दो अगर आरएनए बनेंगे तो दोनों स्ट्रैंड डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो उससे दो एंटी पैरेलल कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनेंगे जो कि आपस में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म कर लेंगे. ठीक है, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए स्टेबल होता है, वो तो आगे प्रोटीन बनना ही नहीं चाहेगा और ट्रांसलेशन का प्रोसेस हमेशा के लिए रुक जाएगा. ठीक है, ट्रांसलेशन होगा ही नहीं, प्रोटीन बनेगा ही नहीं. तो नेचर ने इस तरह से बनाया है कि दो स्ट्रैंड में से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट काम करे ताकि ये प्रोटीन प्रॉब्लम भी ना हो, दो प्रोटीन ना बन जाएं एक ही काम के लिए, और आरएनए प्रॉब्लम भी ना हो. यानी कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं बनना चाहिए क्योंकि अगर वो बन गया तो आगे तो प्रोटीन बन ही नहीं पाएगा. ठीक है, आरएनए से अलग होना ही नहीं चाहेगा, वो कहेगा हम डबल स्ट्रैंडेड बन गए, अब बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हम स्टेबल हो गए. ठीक है, तो ये रीज़न है. आई होप आपको समझ में आया होगा. अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है. बच्चों हम सब जानते हैं डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है. डीएनए का एक स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम तक जाता है और इसको हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड. वहीं जो दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड होता है जिसे हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम मानते हैं, इसे हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड. ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में 5 प्राइम साइड पे एक रीजन होता है जिसे हम कहते हैं प्रोमोटर रीजन. ठीक है, इसी तरह 3 प्राइम एंड पे एक रीजन होता है जिसे हम कहते हैं टर्मिनेटर रीजन. ठीक है, प्रोमोटर रीजन वो रीजन है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होता है. और टर्मिनेटर रीजन वो रीजन है जहाँ पर पहुँचकर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है. ठीक है, अब इन दोनों रीजन के बीच में एक स्ट्रक्चरल जीन का रीजन होता है. ये वो रीजन है जो कि आरएनए में ट्रांसक्राइब होता है. जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब इसी रीजन में प्रेजेंट है और डीएनए की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फिर आरएनए में इसी रीजन से कॉपी हो जाती है. बच्चों ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलता है, जो कि हम कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं. ठीक है, इतना समझ में आया? वेरी गुड. अब देखो बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन कराता कौन है? ट्रांसक्रिप्शन कराने के पीछे कौन जिम्मेदार है, कौन है ये इतना इंपॉर्टेंट काम कराने वाला पर्सन? तो इस पर्सन का नाम है बच्चों डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. जी हाँ, तो बच्चों अब ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन कौन कराता है. ट्रांसक्रिप्शन कराने वाला पर्सन का नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. जी हाँ, आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कराता है. अब अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में ये आरएनए पॉलीमरेज सिंगल हैंडेडली सभी तरीके के आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करा देता है, चाहे वो एमआरएनए हो, टीआरएनए हो, आरआरएनए हो. सभी तरह के आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स के अंदर एक ही सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कराता है. ठीक है, और सिंगल कंपार्टमेंट होता है. तो हम जानते हैं कि डीएनए के अंदर
प्रोकैरियोट्स के अंदर 2 न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों एक ही जगह पर कपल्ड होते हैं। साइटोसोल में ही, साइटोप्लाज्म के अंदर ही ट्रांसक्रिप्शन भी होगा और ट्रांसलेशन भी होता है। अब चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं बच्चों। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस बहुत सिंपल है, सिर्फ 3 स्टेप्स इसके अंदर होते हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन जो कि फर्स्ट स्टेप है बच्चों, इसमें क्या होता है कि ब्लू कलर का जो दिख रहा है ना, ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ आकर इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के प्रोमोटर साइट पे जाके बाइंड हो जाता है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ पे प्रोमोटर रीजन में बाइंड होने के लिए सिग्मा फैक्टर की रिक्वायरमेंट है। अगर सिग्मा फैक्टर नहीं होगा तो आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर रीजन में बाइंड नहीं होगा, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। तो इनिशिएशन क्या हुआ कि सिग्मा फैक्टर की हेल्प से, सिग्मा फैक्टर की प्रेजेंस में आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के जो प्रोमोटर रीजन है वहाँ पे जाकर बाइंड होता है। उसके बाइंडिंग होने से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसे हमने कहा कि इनिशिएशन हो गया। अब बात करते हैं इलॉन्गेशन की। जैसे ही इनिशिएशन होता है बच्चों, अब क्या करता है, ये हमारा डीएनए पॉलीमरेज स्लोली आगे मूव करना स्टार्ट करता है। और आगे बढ़ते बढ़ते ही क्या कर रहा है, ये क्या करता है बेटा, ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना, इसको खोलने लगता है, यानी कि अनवेंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स को करता है। डीएनए की अनवेंडिंग करता है, डबल स्ट्रैंड को खोलता है, ताकि वहाँ से ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर जोड़ के आरएनए का सिंथेसिस कर सके। ए के सामने यू, सी के सामने जी, जी के सामने सी, यू के सामने ए, इस तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बनाता है। और ये प्रोसेस करते करते ये पहुंच जाता है टर्मिनेटर रीजन पे, ठीक है। तो जितनी दूर ही चलेगा उतना लंबा आरएनए बनेगा, जो कि कॉम्प्लीमेंटेरिटी रूल को फॉलो करेगा। बस यही इलॉन्गेशन का प्रोसेस। बच्चे याद रखना 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलता है। ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, ठीक है। फिर टर्मिनेशन पे आते हैं बच्चों। इलॉन्गेशन होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, और स्लोली जब इलॉन्गेशन हो जाता है, फिर आता है टर्मिनेटर रीजन। टर्मिनेटर रीजन वो रीजन है जहाँ पे रो फैक्टर बैठा है। रो फैक्टर कहता है कि भैया आरएनए पॉलीमरेज कितना ट्रांसक्रिप्शन करोगे, अब काफ़ी हो गया, अब ट्रांसक्रिप्शन कल करना, अब आज के लिए इतना काफ़ी है, OH3 कल आना, है ना। तो आरएनए पॉलीमरेज कहता है ठीक है भैया, हम भी थक गए हैं, अब कल आएंगे, ठीक है। तो रो फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज दोनों यहाँ से निकल जाते हैं, और यहाँ से हमारा जो आरएनए है, मैच्योर आरएनए, अब कम्प्लीटली ट्रांसक्राइब हो चुका है। अब ये रेडी है ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। तो बच्चों इतना ही सिंपल था हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स, जिसमें हमने क्या किया, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन किया, जिसके थ्रू क्या हुआ, इनिशिएशन में सिग्मा फैक्टर के साथ आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर रीजन में बाइंड करता है, उसके बाद स्लोली डीएनए का अनवेंडिंग कराता है, और वहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री रूल को फॉलो करते हुए आरएनए बनाना शुरू करता है। और फिर टर्मिनेटर रीजन पे तक पहुंचने पर रो फैक्टर के साथ वो निकल जाता है और आरएनए हमारा रिलीज हो जाता है, ठीक है। ये हुआ हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स। बच्चों यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन बिल्कुल प्रोकैरियोट्स जैसा ही होता है, ठीक है। वहाँ भी इनिशिएशन होगा, वहाँ भी इलॉन्गेशन होगा, वहाँ भी टर्मिनेशन होगा। सिर्फ वहाँ यूकैरियोट्स के अंदर सिर्फ 3 एडिशनल स्टेप्स होते हैं। वो एडिशनल स्टेप्स क्या होते हैं उसके बारे में अभी हम बात करेंगे, ठीक है। बट पहले ये बात जानिए कि यूकैरियोट्स के अंदर आरएनए पॉलीमरेज 3 तरीके के होते हैं, यानी कि 3 टाइप्स के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। प्रोकैरियोट्स में एक ही आरएनए पॉलीमरेज सभी तरह के आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन कराता था, लेकिन यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज 1 आरएनएज का ट्रांसक्रिप्शन कराता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 HN आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन कराता है, एंड आरएनए पॉलीमरेज 3 tRNA, 5S RNA, SNRNA इन सब का ट्रांसक्रिप्शन कराता है। यानी कि अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज हैं, 3 डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज हैं जो कि अलग अलग आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं यूकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। अब मैंने बताया कि बिल्कुल प्रोकैरियोट जैसा ही ट्रांसक्रिप्शन है, यहाँ भी इनिशिएशन होगा, यहाँ भी इलॉन्गेशन होगा, यहाँ भी टर्मिनेशन होगा। 3 डिफरेंट एडिशनल स्टेप्स यहाँ यूकैरियोट्स के अंदर क्या है बच्चों, वो स्टेप्स हैं स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग। ये क्या होते हैं बच्चों, स्प्लाइसिंग का मतलब होता है द प्रोसेस वेयर इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर जॉइंट, ठीक है। इंट्रॉन्स का निकलना और एक्सॉन्स का जॉइन होना स्प्लाइसिंग कहलाता है। अब इंट्रॉन्स एक्सॉन्स क्या होते हैं बच्चों, देखो जो हमारा यूकैरियोटिक HN होता है उसके अंदर कुछ एक्सॉन्स होते हैं, कुछ इंट्रॉन्स होते हैं। एक्सॉन्स बच्चों कोडिंग पार्ट है हमारे आरएनए का, वो रीजन जो कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन को कोड कर सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रखता है, ठीक है। और इंट्रॉन्स वो रीजन है जो कि नॉन कोडिंग रीजन है। ये फालतू की बात है, यहाँ कुछ काम की चीज़ नहीं है। अब देखो कुछ काम का है ही नहीं तो हम उसे आरएनए में क्यों भेजेंगे, है ना। हमें तो आरएनए में सिर्फ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए। तो क्या हम क्या करते हैं, ये सीधा जैसा दिख रहा है ना, ये स्प्लाइसोसोम्स हैं। स्प्लाइसोसोम्स क्या है, प्रोटीन है। वो क्या करते हैं बच्चों, वो
जो भी इंट्रॉन्स हैं उनको पकड़ के काट देते हैं, इंट्रॉन्स को काट कर अलग फेंक देते हैं, और जितने भी एक्सॉन्स हैं ना इन सबको ज्वाइन कर देते हैं, और इन सबको ज्वाइन करने के बाद जो बनता है वही होता है हमारा मैच्योर आरएनए। ठीक है, तो क्या हुआ स्प्लाइसिंग में सारे के सारे इंट्रॉन्स को जो कि नॉन कोडिंग रीजन्स हैं, काम की नहीं है हमारे आरएनए के लिए, उन सबको काट कर अलग फेंक दिया और एक्सॉन्स को ज्वाइन कर दिया। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। एडिशनल और 2 स्टेप क्या होते हैं बच्चों, कैपिंग एंड टेलिंग। कैपिंग टेलिंग क्या होता है, देखो डीएनए के जो आरएनए जो का ट्रांसक्रिप्शन होगा वह न्यूक्लियस में होता है यूकैरियोट्स में, और जो ट्रांसलेशन होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है, अब डीएनए से साइटोप्लाज्म में आरएनए को जाना है ना। ये आप ऐसे समझो कि आपको अपने घर से बाहर किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है। भैया आप अगर किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाते हो तो थोड़ा तैयार वगैरह नहीं होगे, थोड़ा कैप वैप नहीं लगाओगे, है ना। ऐसे ही आरएनए को भी इंपॉर्टेंट काम के लिए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म जाना है, उसे ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाना है, तो क्या आरएनए तैयार नहीं होगा ना। आरएनए को तैयार होने के लिए ही कैपिंग और टेलिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये आरएनए को बाहर जाने की तैयारी है कि अब आरएनए को न्यूक्लियस से बाहर जाना है, साइटोप्लाज्म में जाना है, तो अब उसे थोड़ी तैयारी करनी है, कोई प्रिपरेशन करनी है, उसी तैयारी को कैपिंग टेलिंग का। कैपिंग का मतलब क्या होता है कि बच्चों 5 प्राइम एंड पे मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एडिशन हो जाता है, इसी को हमने कह दिया कैपिंग, और 3 प्राइम एंड पे एडिनाइलेट रेजिड्यूज लग जाते हैं। लगभग 200 से 300 एडिनाइलेट रेजिड्यूज हमारे 3 प्राइम एंड पे लग जाते हैं आरएनए के। इन्हीं 2 प्रोसेस को हमने कह दिया कि कैपिंग एंड टेलिंग हो गई। ठीक है, तो बच्चों यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन क्या हुआ, इनिशिएशन हुआ, एलोंगेशन हुआ, टर्मिनेशन हुआ, बिल्कुल प्रोकैरियोट जैसा। 3 एडिशनल स्टेप्स क्या हो गए, स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग। ठीक है, स्प्लाइसिंग हो गई जिसमें क्या हुआ, हमारे सारे के सारे इंट्रॉन्स को रिमूव करके एक्सॉन्स को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, सिर्फ काम की इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए आरएनए में। फिर कैपिंग करी, कैपिंग में मिथाइल गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट को 5 प्राइम पे एंड कर दिया, एंड टेलिंग में एडिनाइलेट रेजिड्यूज को 3 प्राइम पे ऐड कर दिया। अब हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है कि बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा आरएनए बिल्कुल रेडी हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, जैसे हम कहेंगे मैच्योर आरएनए। अब ये तैयार है ट्रांसपोर्ट होने के लिए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। अब वहाँ साइटोप्लाज्म में जाके अब ये ट्रांसलेशन करेगा एंड ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाएगा। तो बच्चों इतना ही था हमारा यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। अब थोड़ा सा कंपेरिजन पढ़ लेते हैं बच्चों। हमने देखा कि प्रोकैरियोट्स में सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन कराता है हर तरीके के आरएनए का। बट यूकैरियोट्स में 3 डिस्टिंक्ट आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में कंटिन्यूअस सीक्वेंस होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में स्प्लिट जीन्स होते हैं, यानी कि एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आरएनए प्रोसेसिंग यहाँ पे नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे आरएनए की प्रोसेसिंग की जरूरत है। यहाँ पे स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग होती है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता, एक सिंगल न्यूक्लियस एक ही रीजन में ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, ट्रांसलेशन भी होगा, दोनों कपल्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। यहाँ पे कपलिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती है। तो ये दोनों में प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में सिंपल डिफरेंस था। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। तो बच्चों हमने क्या सीखा अब तक, हमने यही सीखा कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए की इंपॉर्टेंट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आरएनए में कॉपी करने के प्रोसेस को ही ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में ये ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों एक ही जगह पर होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और सिंगल आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन कराता है। ठीक है, लेकिन यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होगा और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होगा, और यूकैरियोट्स के अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स के आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन को कराते हैं। ठीक है, इतना हमने पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। अगर ये बातें समझ में आई हों तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। 1 2 3 क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से जल्दी। ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के ही हैं, बहुत बेसिक सिंपल क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, एंड इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।